नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पे चल रही ओशनोग्राफी की लेक्चर सीरीज में। आज हम लोग ओशनोग्राफी के टॉपिक में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एंड बड़ा ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। दैट इज द टॉपिक ऑफ ओशियानिक टाइड्स। अभी तक हमने जो भी चीजें ओशनोग्राफी में पढ़ी हैं उन सभी चीजों के साथ इस टॉपिक का एज सच कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी इसको ओशनोग्राफी के ही सब्जेक्ट के अंदर पढ़ा जाता है। और अक्सर जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जब भी मैंने बच्चों से इस टॉपिक के बारे में बात करी है तो इस टॉपिक को लेकर हमेशा ही डाउट्स सामने आई हैं, कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्सिटी सामने आई है। बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन हुई है कि लो टाइड, हाई टाइड, नीप टाइड, स्प्रिंग टाइड ये सब क्या होते हैं, टाइड्स फॉर्म कैसे होते हैं, क्या क्या फैक्टर्स हैं उनके फॉर्मेशन में। इसको लेकर भी मैंने बहुत सारी तकलीफें हैं जो कि बच्चों की हमने कई बार एनकाउंटर करी हैं। तो आज के इस लेक्चर में उन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया जाएगा आप सभी के सामने। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले तो कि आखिरकार टाइड्स होते क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, लो टाइड, हाई टाइड क्या होता है। उसके बाद टाइड्स और वेव्स में क्या डिफरेंस है ये भी आपको ब्रीफली हम लोग समझाने वाले हैं। बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है कि जो लहरें आती हैं और जो टाइड्स आते हैं इन दोनों में क्या फर्क है। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच आर कंट्रोलिंग द टाइडल फिनोमेना, कौन से वो फोर्सेज हैं, कौन से वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेज हैं जो कि इन टाइडल फिनोमेना को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद टाइडल बल्जेस की बात करी जाएगी, ये भी एक टर्म है जो कि हमें कई बार देखने को मिलती है। देन वी विल टॉक अबाउट अगेन द क्लासिफिकेशन ऑफ टाइड्स की कौन से तरह के, कौन से किस्म के टाइड्स होते हैं, जहां पर हम लोग हाई टाइड, लो टाइड एंड उसके बाद जो स्प्रिंग टाइड एंड नीप टाइड है इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इसको काफी ज्यादा सिंप्लीफाई करने का मैंने प्रयास किया है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ आ जाएं। इसको हम लोग लेक्चर के ऑलमोस्ट अंत में समझने वाले हैं। एंड फाइनली वन सिंपल थिंग कि आखिरकार हम लोग टाइड्स पढ़ते क्यों हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको हम लोग लेक्चर के अंत में कवर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के, बिना किसी विलंब के आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बताना चाहूंगा कि नीचे आपको एक लिंक दिया गया है, वहां पे जाकर के आप लोग पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और इनफैक्ट हमारा जो कोर्स है, जो कि हमारा अग्निपथ यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए हम लोगों ने कोर्स लॉन्च किया है, उस कोर्स में भी आप लोग अगर एनरोल करना चाहते हैं और आपको कोई भी डाउट है तो उसके लिए नीचे आपको एक फॉर्म दिया गया है, उसको जाकर के भर सकते हैं, हमारी टीम को अप्रोच कर सकते हैं, वो आपकी डाउट्स को सॉल्व करेंगे एंड वहां से आप अपनी जो इस कोर्स में एनरोलमेंट की जर्नी है उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इस कोर्स के बारे में अगर आपको बताऊं दोस्तों, ये कोर्स जो है ये इसका नेक्स्ट बैच शुरू होने वाला है 3 जुलाई 2023 को। वी हैव गॉट अमेजिंग रिस्पॉन्स इन दिस कोर्स। मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, जो क्लासेस हम लोग ले रहे हैं, इतने बच्चे आ चुके हैं क्लासेस में। इनफैक्ट हम लोग सेपरेटली डाउट सेशंस हमने प्लान किए हैं सो दैट हम लोग सभी बच्चों की जो डाउट सेशंस हैं उनको क्लैरिफाई कर सकें। इसका जो अगला बैच है वो भी हमने अनाउंस कर दिया है, 3 जुलाई 2023 से शुरू होने वाला है। और इस बैच में भी मैं आपके लिए जियोमॉर्फोलॉजी की डेडिकेटेड क्लासेस को शुरू करने वाला हूं एंड इवेंचुअली साइंस एंड टेक भी आपको मेरे द्वारा इसी बैच में पढ़ाया जाएगा। साइंस एंड टेक का हर एस्पेक्ट, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईपी राइट्स, जो भी चीजें आप कहें सभी चीजें हम लोग इस कोर्स में आपके लिए लेने वाले हैं। तो अगर आपने इस कोर्स को एनरोल नहीं किया है प्लीज चेकआउट कीजिए, बिकॉज इसमें आपको 900 से भी अधिक घंटे की प्रीलिम्स और मेंस की क्लासेस, सेपरेटली टेस्ट सीरीज अवेलेबल करवाई जा रही है, मेंटरशिप प्रोग्राम अवेलेबल करवाया जा रहा है और ये सभी चीजें मार्केट प्राइस से आई थिंक नॉट इवन शायद 10%, शायद 5% के दाम में हम लोग आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। मार्केट में जिस चीज का दाम आपसे 2.25 लाख रुपए लिया जा रहा है, वी आर गिविंग दिस टू यू इन ओनली एंड ओनली 7,999 रुपीज। तो प्लीज इसमें जाकर के एनरोल कीजिए। एंड एनरोल करते टाइम आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इसको गुरु दक्षिणा समझ लीजिए या फिर ये मेरे लिए आपका प्यार समझ सकते हैं। दोस्तों प्लीज यूज द कूपन कोड अनि यूपीएससी सो दैट आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जा सके। इसके अलावा हिंदी माध्यम के लिए पाथफाइंडर बोध हिंदी बैच भी हमने अनाउंस कर दिया है, जो कि 15 जुलाई से शुरू होने वाला है। इसमें जाकर के भी दोस्तों आप लोग एनरोलमेंट ले सकते हैं, अगेन यूजिंग द कूपन कोड अनि यूपीएससी। ऑल राइट, तो थोड़ा सा आज के लेक्चर में आपको अपनी विजुअलाइजेशन पावर्स को भी स्ट्रॉन्ग करना होगा। देखिए, अगर हम परिभाषा की बात करते हैं तो बड़ा सिंपल है, द राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेज ऑफ द सन एंड द मून अलोंग अ कोस्ट आर कॉल्ड टाइड्स। ये तो बड़ा सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है कि अगर हम किसी भी कोस्ट की बात करते हैं, अगर ये मान लीजिए कोई भी कोस्ट है, ठीक है, ये मान लीजिए इस तरीके से कोई भी कोस्ट बना हुआ है, इसको ऐसे नहीं बनाते, इसको सिंपली अगर हम एक वैसा ऐसा ये मान लीजिए ये कोस्ट बना हुआ है, तो अगर राइज एंड
फॉल ऑफ सी वाटर अगर राइज हो रहा है या अगर सी वाटर का फॉल हो रहा है अलोंग दिस कोस्ट, ये आपकी कोस्ट लाइन है, अगर इसके अलोंग राइज एंड फॉल ऑफ सी वाटर हो रहा है ड्यू टू दिस फैक्टर, ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द सन एंड मून की वजह से हो रहा है, उसको हम लोग टाइड बोल देते हैं। दैट्स इट, ये इसकी सिंपल परिभाषा है। इसमें 3 फैक्टर्स आते हैं, एक तो राइज एंड फॉल होना, अलोंग अ कोस्ट होना, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द सन एंड मून होना, तभी जाकर के उसको टाइड कहा जाता है। बिकॉज पानी में हमें अलग अलग तरह की मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, तो उसके साथ हमें कंफ्यूज नहीं करना। इसका एक बड़ा सिंपल उदाहरण है, कई बार बहुत सारे लोग टाइड्स और वेव्स को कंफ्यूज कर देते हैं। अब वेव्स और टाइड्स में क्या हो रहा है, आपको ये सामने, आप इसको ध्यान से देखिए, ये वाला डायग्राम आपको दिखेगा, इसको दोबारा देखिए। ये देखिए यहां पर क्या हो गया है, सडनली वाटर लेवल में राइज हमें देखने को मिला है। सडनली वाटर लेवल, अभी क्या है, ये वाटर लेवल में हमें इतना राइज देखने को मिला है 26 to 28 फीट। ये सडनली वाटर लेवल यहां तक पहुंच जाता है। इस GIF को आप ध्यान से देखेंगे। सो ये क्या है, ये पानी का जब वाटर लेवल ही बढ़ जाता है और जब पानी का वाटर लेवल ही नीचे आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगेन इस फोटो को ध्यान से देखिए, ये मान लीजिए पानी का वाटर लेवल है और इसमें मैं कहूं कि वाटर लेवल ही बढ़ गया है या वाटर लेवल नीचे आ गया है। ये अगर वाटर लेवल आपका बढ़ गया या नीचे आ गया, इस फिनोमिना को हम लोग टाइड बोलते हैं। लेकिन जो वेव्स होती हैं, वेव्स के केस में हम लोग क्या देखते हैं, ये मान लीजिए आपका पानी का जो है ये सरफेस है दोस्तों। इस सरफेस पे अगर आप इस तरीके से जो वेव्स, पूरा दिन अगर आप मान लीजिए कभी बीच पे जाते हैं, क्या हम एक्सपीरियंस करते हैं कि लहरें आ रही हैं, लहरें वापस जा रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। वो जो पूरा दिन चलता रहता है उसको हम लोग वेव्स बोलते हैं। So waves are nothing but the disturbance of the water on the ocean or sea in the form of moving swell or ridge। तो ये swell और ridge, जैसे ये ऐसे जाता है फिर ऐसे हो जाता है, ऐसे जाता है ऐसे हो जाता है, तो ये सिंपली आपका वेव्स होती हैं। लेकिन रेगुलर चेंज इन द लेवल ऑफ ओशन ड्यू टू मून एंड सन, इसको टाइड कहा जाता है। अच्छा, वेव्स क्यों होती हैं? वेव्स जनरली हवाओं की वजह से होती हैं। जो विंड्स चल रही हैं ना, जो हम लोग पढ़ते हैं, प्लैनेटरी विंड्स, ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज वगैरह वगैरह, इवन जो लोकल विंड्स हैं, उनकी वजह से हमें वेव्स देखने को मिलती हैं। लेकिन टाइड के केस में ये पर्टिकुलर चीज है कि ये मून और सन के द्वारा एग्जर्ट किए जाने वाले ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से ही देखने को मिलता है। ये भी इसकी खास बात है, इसीलिए इसकी परिभाषा में इसके ऊपर मैंने स्पेशल फोकस भी दिया था। इनफैक्ट वेव जो है ऑलमोस्ट पूरा टाइम चलती रहती है, क्योंकि थोड़ी थोड़ी हवाएं चलती रहती हैं, सी ब्रीज, लैंड ब्रीज चलता रहता है। लेकिन जो टाइड्स हैं, दे ओनली अकर ट्वाइस अ डे विद अ टाइम गैप ऑफ 12 आवर एंड ये 25 मिनट्स आएगा, ठीक है, 12 आवर एंड 25 मिनट्स। तो टाइड जो है ये केवल आपको दिन में 2 बार देखने को मिलता है। हाई टाइड भी आपको 2 बार देखने को मिलेगा, लो टाइड भी आपको 2 बार देखने को मिलेगा। वो कैसे होगा वो आगे आपको समझाया जाएगा। इसके साथ एक संबंधित टर्म आती है स्टॉर्म सर्ज की, उसको भी कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो स्टॉर्म सर्ज क्या है? स्टॉर्म सर्ज इज बेसिकली एक तरह की विंड है, इसको एग्जैक्टली मैं विंड या वेव नहीं कहूंगा। जब बहुत ज्यादा तेज विंड्स आ जाती हैं ओशन में, समुद्र में बहुत ज्यादा तेज विंड्स आ जाती हैं, तो सडनली पानी की जो लहरें हैं वो बहुत ऊपर चली जाती हैं, इंटेंस स्टॉर्म्स देखने को मिलती हैं। ये देखिए इस तरीके से पानी जो है बहुत ज्यादा ऊपर उड़ जाता है। इसको स्टॉर्म सर्जेस, स्टॉर्म वेव्स, इस तरह के अलग अलग टर्मिनोलॉजीज भी दिए गए हैं। बट प्लीज मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि स्टॉर्म सर्जेस जो हैं वो टाइड्स नहीं है, वो भी एक अलग फिनोमिना है जिसको आपको यहां पर देखना है। कमिंग बैक, अगर हम लोग हाई टाइड वाटर की बात करें, राइज ऑफ सी वाटर एंड द मूवमेंट टुवर्ड्स द कोस्ट इज कॉल्ड एज हाई टाइड एंड रिजल्टेंट हाई वाटर लेवल इज नोन एज द हाई टाइड वाटर। फॉल ऑफ सी वाटर एंड मूवमेंट टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड एब टाइड, इसको एब भी कहा जाता है, लो के लिए एक सिनोनिम है, एक पर्यायवाची है। एंड द रिजल्टेंट लो वाटर लेवल इज कॉल्ड एज द लो टाइड वाटर। ये देख लीजिए आपके सामने है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट द हाई टाइड, दिस इज नथिंग बट द लो टाइड। तो अगर पानी बढ़ जाएगा, यहां पे कोस्ट था आपका, अगर कोस्ट की तरफ जा रहा है तो हाई टाइड है, कोस्ट से दूर जा रहा है तो इसको सिंपली लो टाइड कहा जाता है। एक और सिंपल सी टर्म आपको बतानी है, दैट इज टाइडल रेंज। सो जैसे हमने देखा कि ये मान लीजिए आपका पानी का वाटर लेवल था, नॉर्मल वाटर लेवल था, अभी इसमें आपका पानी का वाटर लेवल बढ़ गया तो हाई टाइड हो गया, नीचे आ गया तो लो टाइड हो गया। यहां पर अगर पानी का वाटर लेवल मान लीजिए x है और यहां पर पानी का वाटर लेवल है वो y है, तो x माइनस y, इसको सिंपली हम लोग टाइडल रेंज कहा जाता है। डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड वाटर एंड लो टाइड वाटर इज कॉल्ड द टाइडल रेंज। इसमें काफी वेरिएशन देखने को मिलती है, अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए टाइडल रेंज हाई है, यानी कि अगर हाई टाइड के टाइम पे टाइडल रेंज हाई है, उस केस में ये वाला जो आपका हाई टाइड है ये और ज्यादा नीचे जाएगा, राइज ऑफ सी लेवल इज हाइयर, वेयर एज ड्यूरिंग लो टाइड फॉल इज ऑल्सो डीपर। उस केस में आपका टाइडल रेंज भी आपको हाई टाइडल रेंज देखने को मिलेगा।
अगर मान लीजिए ड्यूरिंग लो टाइडल रेंज व्हेन अ हाई टाइड अकर्स, तो राइज ऑफ सी लेवल इज हाई, राइज ऑफ सी लेवल इज लेस हाई, एंड वेयर एज ड्यूरिंग अ लो टाइड फॉल ऑफ सी लेवल इज लेस डीप। मतलब कि वो आपको यहां कहीं देखने को मिलेगा और यहां कहीं देखने को मिलेगा, तो उस केस में आपका लो टाइडल रेंज देखने को मिलता है। सिंपली कहें तो टाइडल रेंज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन हाई टाइड एंड लो टाइड वाटर आपका माना जाता है। ऑल्सो टू अंडरस्टैंड, इसके पहले कि हम लोग समझें कि फैक्टर्स कौन से होते हैं, एक सिंपल सी टर्म, वैसे मैंने पहले भी इसके बारे में बात करी हुई है लेकिन आपको रिमाइंड करवा दूं, देयर आर टू टर्म्स कॉल्ड एज एपोजी एंड पेरिजी। इसमें एपोजी और पेरिजी में क्या होता है, सो देखिए मून जो है वो धरती के इर्द गिर्द एक रेवोल्यूशन कर रहा है, जैसे जिस तरीके से अर्थ जो है वो सन के इर्द गिर्द रेवोल्यूशन कर रही है, वैसे ही मून भी धरती के इर्द गिर्द दोस्तों रिवॉल्व कर रहा है। और एक टाइम ऐसा आता है जब मून का धरती से डिस्टेंस मैक्सिमम होता है, उसको एपोजी कहा जाता है। जब मून का धरती से डिस्टेंस अपनी रेवोल्यूशन में मिनिमम होता है, उस पॉइंट को पेरिजी कहा जाता है। ये लगभग 3,56,000 किलोमीटर पे होता है और ये इस टाइम पे लगभग 4,07,000 किलोमीटर पे होता है। इसका आगे जाकर के हम लोग फैक्टर देखेंगे कि कैसे ये इंपैक्ट करता है, इसीलिए मैंने आपको एक बार इसको जल्दी से रिवाइज करवा दिया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि कौन से फैक्टर से टाइडल फिनोमेना कंट्रोल होते हैं। अगर आपने ये समझ लिया, उसके बाद टाइप्स ऑफ टाइड समझना आपके लिए बहुत ही सिंपल हो जाएगा। इसमें देखिए वैसे तो देयर आर टू मेनी फैक्टर्स और यहीं पर पूरी की पूरी क्लास आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकती है, लेकिन वी विल ट्राई टू कीप इट वेरी सिंपल एंड वेरी लिमिटेड, क्योंकि इसमें केवल दो ही मेन फैक्टर्स हैं जो कि टाइडल फिनोमेना को बड़े रूप से प्रभावित करते हैं। बाकी फैक्टर्स का उतना बड़ा योगदान देखने को नहीं मिलता है। Origin of tides in the oceans is primarily concerned with the gravitational forces of the sun and the moon। केवल दो फैक्टर्स हैं, एक है gravitational attraction force between the earth and the moon and दूसरा है gravitational attraction force between the earth and the sun। Obviously देखिए हम लोग जब भी gravitational attraction को पढ़ते हैं तो हम ये जानते हैं कि सन जो है वो अर्थ से बहुत बड़ा है, हम ये जानते हैं कि जो अर्थ है वो मून से काफी डिसेंटली बड़ी है, यानी कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा वो उतना ज्यादा अपने मास के हिसाब से उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स दूसरे ऑब्जेक्ट पे लगाएगा। दिस थिंग इज वेरी वेरी क्लियर। तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द अर्थ एंड मून एंड अर्थ एंड सन, ये एक बड़ा फैक्टर है जो कि टाइडल फिनोमेना को इन्फ्लुएंस करता है। कैसे करता है उसको भी हम लोग समझेंगे। सेकेंड फैक्टर आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो वाला फोर्स विच वर्क्स आउटवर्ड्स ऑन रोटेटिंग सरफेस ऑफ अर्थ। कोई भी आप रोटेटिंग बॉडी लेंगे उसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बाहर को लग रहा होता है। अगर ये इस तरीके से कोई बॉडी घूम रही है तो इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है ये हमेशा आउटवर्ड लगेगा और ये धरती पर भी लगता है। यही वाले जो फोर्सेज हैं, यही वाले जो दो तीन फोर्सेज हैं, ये आपस में मिलकर के हाई टाइड लो टाइड फिनोमेना हमें प्रोड्यूस करते हैं हमारे लिए। इसको फॉर एग्जांपल बड़े ही सिंपल तरीके से आपको समझाता हूं। सो फॉर एग्जांपल यहां पर जहां पर आप न्यू मून का ये फिनोमेना देख रहे हैं, तो ये देखिए ये दोस्तों आपका सन है, ये आपका मून है और ये धरती के ऊपर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स को लगाएंगे। सो यहां पर जो मून है ये धरती के ऊपर जो चीजें हैं उनको खींचेगा, जो सन है ये भी धरती के ऊपर इन चीजों को खींचेगा। तो यहां पर हमें एक सडनली बल्ज देखने को मिलेगा, यहां पर हमें सडन एक बल्ज देखने को मिलेगा। जो धरती के ऊपर का पानी है ये अट्रैक्ट होगा ना, धरती खुद अट्रैक्ट नहीं होगी, है ना, धरती अट्रैक्ट नहीं होगी। यहां पर जो है कोई मैग्नेट तो है नहीं है, धरती के ऊपर जो पानी है वो बेसिकली इसकी तरफ खिंचता है और ये बल्ज क्रिएट हो जाता है। इसी को हम लोग कह देते हैं हाई टाइड। सिमिलरली इसी टाइम पे इस साइड पे क्या होता है, जैसे इस साइड पे तो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था मून के द्वारा और सन के द्वारा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। सिमिलरली इस साइड पे क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होता है। इस साइड पे ग्रेविटेशनल फोर्स उतना प्रोमिनेंट नहीं, बिकॉज धरती का डायमीटर भी तो काफी है, ऑलमोस्ट 12,800 किलोमीटर का डायमीटर है। तो वहां तक जाते जाते आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो थोड़ा वीकन हो जाता है एज कंपेयर टू दिस साइड, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अच्छा खासा लग रहा होता है, जिसकी वजह से हमें यहां पर भी एक बल्ज देखने को मिलता है। सो इन दोनों प्लेसेस पे हमें जो बल्जेस देखने को मिलते हैं इसी फिनोमेना को हाई टाइड कहा जाता है। सेम हम लोग यहां पर भी देख सकते हैं, जैसे यहां पर आपका मून है तो यहां पे इस वाले पार्ट को ये खींचेगा और यहां पर आपका इस वाले पार्ट में यहां पे सन भी थोड़ा खींचेगा और थोड़ा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा। तो उस टाइम पे इन दोनों एरियाज में बेसिकली हमें हाई टाइड देखने को मिलेगा।
और ये बड़ा सिंपल सा है कि ऐसा तो है नहीं कि पानी बन रहा है, पानी कहीं जा रहा है, तो जब यहाँ पे हाई टाइड देखने को मिलेगा तो हमें यहाँ पर दोस्तों लो टाइड देखने को मिलेगा। आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू वंस अगेन जब मैं टाइप्स ऑफ टाइड्स को समझाऊंगा, लेकिन मैंने केवल आपको ये समझाया है कि मेनली ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं जो कि इस पूरे के पूरे फिनोमिना को ड्राइव करते हैं, पूरे के पूरे फिनोमिना को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे अब यहाँ पे टाइडल बल्जिस की जो मैंने बात करी है वो आपको समझ आ ही गया होगा। सो इस तरीके से ये मान लीजिए धरती है, ये मान लीजिए मून है, तो यहाँ पर धरती का ये वाला जो पार्ट खिंच रहा है, यहां पर इस तरीके से टाइडल बल्ज आ जाता है। इधर जो टाइडल बल्ज है ये आ जाता है बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी को टाइडल बल्ज कहा जाता है। ये मून अच्छा खासा ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स धरती के ऊपर लगा रहा होता है बिकॉज मून जो है वो काफी नजदीक भी है। ग्रेविटेशनल फोर्स में अगर आप देखेंगे जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। तो अगर डिस्टेंस कम होगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स काफी अच्छे लेवल पे लगता है, ठीक है। नाउ इवन दो यहां पर हमने ये भी लिखा हुआ है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड मून इज 2.17 टाइम्स मोर कंपेयर टू ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड सन। देखिए जबकि सन का साइज बहुत बड़ा है, लेकिन ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स अर्थ और मून के बीच में ऑलमोस्ट 2.17 टाइम्स ज्यादा है बिकॉज इसका रेडियस बहुत कम है। मतलब कि जो डिस्टेंस है ना बिटवीन द अर्थ एंड द मून, इसको हम लोग आर बोलते हैं, तो ये आर बहुत कम है। इसकी वजह से यहां पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हमें मून का देखने को मिलता है। तो ये भी अगर आपको इसमें क्लासिफाई करना है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन द अर्थ एंड मून में और अर्थ एंड सन में ज्यादा इंफ्लुएंस किसका है, तो अर्थ एंड मून का ज्यादा इंफ्लुएंस हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद कुछ और फैक्टर्स भी हैं, अगर उनकी बात करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे कुछ बेज होते हैं, हम लोग देखते हैं ना, जैसे बे होता है पानी जहां पे अंदर चला जा चुका, पानी जहां पे अंदर जाता है। एस्चुरीज होती हैं अलोंग द कोस्ट लाइन, वो इंटेंसिटी ऑफ टाइड्स को मैग्नीफाई भी कर सकती हैं। फनल शेप्ड बेज ग्रेटली चेंज टाइडल मैग्नीट्यूड्स व्हेन द टाइड इज चैनल्ड बिटवीन आइलैंड्स और इनटू बेज एंड एस्चुरीज, दे आर कॉल्ड एज द टाइडल करंट्स। ये भी हमें देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए आपका बे जो है वो फनल शेप्ड है, इस तरीके से है। फनल शेप्ड का मतलब क्या होता है कि उसका मुंह जो है वो तो खुला है लेकिन उसका जो पीछे का पार्ट है वो टाइट है। इस केस में क्या होगा कि यहां पर पानी अंदर एंटर कर जाएगा, पानी काफी अंदर एंटर कर जाता है। जब पानी ज्यादा अंदर एंटर कर जाता है तो यहां पर इसकी हाइट हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। मान लीजिए ये आपका मुंह है, इस तरीके से फनल टाइप है, ये फनल टाइप है, इसका आगे से चौड़ा है, अंदर से ये टाइट है। पानी अंदर आएगा, जब पानी अंदर आएगा तो सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और ये हमें ऐसे कुछ कुछ एरियाज हैं, पूरी दुनिया में ही हैं जहां पर ऐसे हमें एरियाज देखने को मिलते हैं, तो वहां पे सडनली हमें टाइडल करंट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन में इररेगुलरिटीज होती हैं, ये भी टाइडल फिनोमेना को इन्फ्लुएंस करती हैं, लेकिन ये टाइड्स को लाने में इनका कोई रोल नहीं है। ये क्या करती हैं, टाइडल फिनोमेना को थोड़ा मॉडिफाई कर देती हैं। टाइड्स आ रहे हैं ओनली बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वहीं वहां पे प्राइमरी फोर्सेस हैं जो कि इस टाइडल फिनोमेना को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इस जो मैंने आपको ये एक्सेप्शंस बताई हैं, इनके एग्जांपल्स देख लीजिए। सो जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया है, ये कनाडा में हमें देखने को मिलता है, नोवा स्कोशिया में। दोस्तों ये वाला जो एरिया है ना, दिस इज द एरिया, ये यहां पर ये इसका मुंह काफी चौड़ा है और यहां पर ये काफी भीड़ा है। इसको बे ऑफ फंडी कहा जाता है नोवा स्कोशिया में। बे ऑफ फंडी इज द क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस इफेक्ट। हाईएस्ट टाइड चला जाता है 15 मीटर के भी ऊपर। यहां पे दोस्तों लाइट हाउसेस बने हुए हैं, इसके अंदर लाइट हाउस बना हुआ है। वो लो टाइड के टाइम पे लाइट हाउस पूरा दिख रहा होता है, और जब हाई टाइड आता है ना, लाइट हाउस ऑलमोस्ट इतना छिप जाता है, इतना लाइट हाउस छिप जाता है बिकॉज इतना बड़ा टाइड वहां पे देखने को मिलता है। भारत में भी सेम फिनोमेना हमें यहां देखने को मिलता है। दिस इज द एरिया जिसको हम देखते हैं, ये दोस्तों एरिया ओखा है। ये ओखा जो गुजरात में आता है, वहां पे हाईएस्ट हाइट हमें 2.5 मीटर्स देखने को मिलती है। अगेन व्हेन आई एम सेइंग कि हमें हाईएस्ट टाइड की हाइट इतनी देखने को मिलती है, नेवर कंफ्यूज दिस विद टाइडल रेंज। हो सकता है कि टाइडल रेंज भारत में कहीं और बहुत हाई हो, बिकॉज टाइडल रेंज में हम लोग हाई टाइड माइनस लो टाइड को कर रहे हैं, लेकिन हाईएस्ट टाइड की हाइट हमें ओखा में ही देखने को मिलती है। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, ये भी एक बड़ा विचित्र सा एग्जाम्पल है। जैसे हमने आपको शुरुआत में बताया, वो कैसे होगा बताऊंगा मैं, कि एक दिन में एक जगह पे दो टाइड्स, दो हाई टाइड्स दो लो टाइड्स देखने को मिलते हैं। एक दिन में एक जगह पे दो हाई टाइड्स दो लो टाइड्स देखने को मिलते हैं। लेकिन लंदन के पास एक जगह है साउथहैम्पटन के नाम से, यहां पर दोस्तों एक दिन में हमें 8 टाइड्स देखने को मिलते हैं, 4 लो टाइड्स देखने को मिलते हैं और 4 हाई टाइड्स देखने को मिलते हैं। ये बड़ा अजीब सा फिनोमेना है। ऐसा क्यों? बिकॉज यहां पर एक तरफ नॉर्थ सी है और यहां पर आने वाला आपका इंग्लिश चैनल है। दिस हैपेंस बिकॉज द नॉर्थ सी एंड द इंग्लिश चैनल पुश द वाटर एट डिफरेंट इंटरवल्स। तो ये अलग अलग ऑब्वियसली फिनोमेना हमें जगह जगह देखने को मिलते हैं, बट ये सारे अपवाद हैं, ये सारे एक्सेप्शंस हैं। दीज आर नॉट द थंब रूल। थंब रूल आपका वही है जो मैं आपको पहले बता चुका हूं।
बेसिस दिस जो अभी तक हम लोग जानकर आए हैं, इसके बेसिस पे हम लोग टाइप्स ऑफ टाइड्स को समझने का प्रयास कर लेते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ टाइड्स को अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से समझाया जाता है, लेकिन हम जो आज समझने वाले हैं दैट इज वेरी वेरी बेसिक। टाइप्स ऑफ टाइड्स को समझने के लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल कर दूंगा। देखिए, एक तो हम लोग दिनों के हिसाब से समझने वाले हैं कि एक दिन के अंदर जो हाई टाइड है और जो लो टाइड है वो कैसे आता है, और दूसरी बात, एक मंथ के अंदर जो आपका स्प्रिंग टाइड है और जो नीप टाइड है ये कैसे देखने को मिलता है। तो टाइड्स हमेशा ही टाइडल साइकिल के हिसाब से समझे जाते हैं। जो ये दिनों के अंदर आने वाला है इसको हम लोग डायर्नल टाइडल साइकिल बोल देते हैं। जो मंथली होने वाला स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड है इसको मंथली टाइडल साइकिल कह दिया जाता है। जो डायर्नल टाइडल साइकिल है इसकी पीरियोडिसिटी 24 घंटे 52 मिनट की है। ऑन एन एवरेज एवरी प्लेस एक्सपीरियंसेस हाई टाइड ट्वाइस अ डे। कैसे होता है वो समझ लेते हैं। देखिए, ये हम फिनोमेना पहले भी समझ के आ चुके हैं, बहुत ईजी होगा आपके लिए समझना। यहां पर आपका मून है, ये आपका मून है, ये आपकी अर्थ यहां पे बनी हुई है, ये वाला जो अर्थ आपका बना हुआ है। तो ये जो मून है ये इस पार्ट पे पॉइंट नंबर 1 पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स बना रहा है, और जो पॉइंट नंबर 2 है यहां पर मैंने आपको बताया कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से आपको काफी बड़ा बल्ज देखने को मिलता है। यानी कि पॉइंट नंबर 1 पे हमें हाई टाइड देखने को मिलेगा एंड पॉइंट नंबर 2 पे हमें साथ में हाई टाइड देखने को मिलेगा। वी कैन ऑल्सो साइमल्टेनियसली से कि पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 पे आपको साइमल्टेनियसली लो टाइड और यहां पर भी लो टाइड देखने को मिलेगा। बस अब धीरे धीरे मून जो है ये मूव करता रहता है। मान लीजिए अब आपका जो मून का अगला पोजीशन है ये आ चुका है यहां पर। दोस्तों, जो मून का अगला पोजीशन है ये यहां पर आ चुका है, और जब ये यहां पर आएगा तो उस टाइम पे ये यहां पर इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे हाई टाइड को करेगा कॉज, और फिर उस टाइम पे और इस टाइम पे ये फिर से हाई टाइड को कॉज करेगा। जब ये यहां पर हाई टाइड, तो इसके परपेंडिकुलर जो ये वाले पॉइंट्स हैं, जो ये वाले पॉइंट्स हैं, यहां पर लो टाइड होगा और यहां पर लो टाइड होगा। आई थिंक यू गेट द आइडिया कि ये मून जब पूरा घूम जाएगा तो इस तरीके से ये सब जगह पे, अपने सामने वाली जगह पे और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट वाली जगह पे हाई टाइड को कॉज करने वाला है, एंड अपने परपेंडिकुलर वाली जगहों पे ये लो टाइड को कॉज करने वाला है। ये बड़ा सिंपल सा फिनोमेना है। नाउ ये वाली बात कि ये दिन में 2 बार होता है, तो देखिए मून फॉर एग्जांपल यहां पर अभी ये इस पोजीशन पे हाई टाइड कर रहा है, इस पोजीशन पे हाई टाइड कर रहा है। मून वापस इसी पोजीशन पे 24 घंटे 52 मिनट के बाद आता है। ठीक है, मून वापस इसी पोजीशन पे 24 घंटे 52 मिनट के बाद आता है, तो उस उतने में एक बार ये यहां पर जाकर आएगा, 12 घंटे 26 मिनट के बाद ये यहां पर हमें देखने को मिलेगा, आधे टाइम के बाद यहां देखने को मिलेगा। तो उस टाइम पे ये यहां पे फिर से हाई टाइड करेगा और यहां पे फिर से हाई टाइड करेगा। यानी कि विद इन अ स्पैन ऑफ 24 आवर्स पॉइंट नंबर 1 पे और पॉइंट नंबर 2 पे हमें 2 बार हाई टाइड देखने को मिलेंगे साइमल्टेनियसली दोनों पर, एंड पॉइंट नंबर 3 एंड पॉइंट नंबर 4 पे हमें लो टाइड देखने को मिलेंगे। यानी कि ये बात क्लियर है कि हाई टाइड और लो टाइड जो है वो एक दिन में एक जगह पे 2 बार आता है, ये भी एक दिन में एक जगह पे 2 बार देखने को मिल जाता है। सिमिलरली अगर हम लोग मंथली टाइडल साइकिल की बात करते हैं, ये थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब हम लोग स्प्रिंग टाइड्स और नीप टाइड्स की बात करते हैं। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड स्प्रिंग टाइड्स, ये वाली फोटो को देख लीजिए, टेक्स्ट आप लोग बाद में भी पढ़ सकते हैं। यहां पर आपका सूर्य है, यहां पर दोस्तों आपकी अर्थ है, यहां पर आपका मून है। स्प्रिंग टाइड्स के केस में क्या होता है कि अर्थ, सन और मून हमेशा ही सिंगल लाइन में होते हैं, और एक महीने में अर्थ, सन और मून सिंगल लाइन में 2 बार आते हैं। ये कब होता है? जब आपका न्यू मून होता है, यानी कि जब हमें चंद्रमा नहीं दिख रहा होता, ऑलमोस्ट गायब हो जाता है, दिखता नहीं है, और फुल मून जब हमें चंद्रमा पूरा दिख रहा होता है। इन दोनों केसेस में, यहां पे फुल मून के केस में भी अगर आप देखेंगे, इसको एक बार इग्नोर कीजिए, तो आप देखिए मून, अर्थ और सन सिंगल लाइन में है, और एक बार आप लोग इसको इग्नोर कीजिए और इसको ध्यान से देखिए, तो अर्थ, मून और सन सिंगल लाइन में देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों ही केसेस में जब ये सिंगल लाइन में होते हैं तो जो हाई टाइड्स हैं ये और भी हाई हो जाते हैं। कैसे, उसको समझ लेते हैं। सो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग न्यू मून वाले फिनोमेना को समझने का प्रयास कर रहे हैं, इस केस में क्या हो रहा है दोस्तों, न्यू मून वाले फिनोमेना में इस पॉइंट पे अब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स मून का भी लग रहा है और साथ में सन का भी लग रहा है। तो जो हाई टाइड होगा इट विल बी वेरी हाई टाइड, इट विल बी हायर हाई टाइड। और यहां पर भी सेम, जब इसी न्यू मून वाले पोजीशन पे जब ये न्यू मून का पोजीशन चल रहा है तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी उतना ही लगेगा। सिमिलरली मान लीजिए मैं फुल मून की बात कर रहा हूं, तो फुल मून के केस में भी क्या हो रहा है कि यहां पर आपका जो ये वाला फोर्स लग रहा है और इस तरफ अब ये नहीं है, इस तरफ आपका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स ऑफ सन लग रहा है एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो लग ही रहा है। यानी कि जब आपका स्प्रिंग टाइड चल रहा होता है तो इन स्प्रिंग टाइड टाइडल रेंजेस आर वेरी हाई बिकॉज द हाई टाइड इज वेरी हाई। जब हाई टाइड ज्यादा होगा तो लो टाइड ज्यादा लो होगा।
यानी कि हाई टाइड और लो टाइड के बीच का डिफरेंस काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. सो वेरी हाई टाइड इज कॉज्ड व्हेन द सन, द मून एंड द अर्थ आर ऑलमोस्ट इन द सेम लाइन. सच टाइड्स आर कॉल्ड एज स्प्रिंग टाइड्स. दे आर ऑब्जर्व्ड ऑन फुल मून एंड न्यू मून. इन दीज सिचुएशंस द ग्रेविटेशनल फोर्सेस ऑफ द सन एंड द मून वर्क टुगेदर विद सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दस द हाई टाइड इज कॉज्ड. और ये वाला जो हाई टाइड का जो हाइट होता है, इट इज 20% हाइयर देन द नॉर्मल हाई टाइड. तो इसीलिए इसको और ज्यादा हायर टाइड माना जाता है. सिमिलरली नीप टाइड के केस में क्या होता है, जैसे अगर हमने देखा कि एक महीने की जो पहली और तीसरी तिमाही में जब आपका मून एकदम परपेंडिकुलर हो चुका है, तो मून जो है ऐसे घूमता है. अगर देखिए यहां पर सन था तो ये न्यू मून के टाइम पे यहां पे है, फुल मून के टाइम पे यहां पे है, तो ऐसे घूमेगा. तो एक बार यहां भी आएगा और यहां भी आएगा. जब ये यहां आ जाता है तो परपेंडिकुलर है, जब ये यहां आ जाता है तो परपेंडिकुलर है. इस टाइम पे क्या होगा कि मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो काफी इस तरफ लग रहा है. अगर मान लीजिए फर्स्ट क्वार्टर मून है और थोड़ा थोड़ा सन भी इस तरफ खींच रहा है, तो उस केस में जो यहाँ पे टाइड है ये उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं बन पाता है, बिकॉज सन का भी ग्रेविटेशनल फोर्स मून के ग्रेविटेशनल फोर्स को काउंटर कर रहा है. स्प्रिंग टाइड के केस में वो उसको सपोर्ट कर रहा था, नीप टाइड के केस में वो उसको काउंटर कर रहा है. द सन, द अर्थ एंड द मून कम इन द पोजीशन ऑफ क्वाड्रेचर. इसको क्वाड्रेचर को, राइट एंगल वाली फॉर्म को क्वाड्रेचर कहा जाता है, और उस टाइम पे ये एक दूसरे के ऑपोजिट लग रहे हैं. सिमिलरली थर्ड क्वार्टर मून में ये नीचे लग रहा है फोर्स, और ये तो तभी भी इधर लग रहा है. तो उस टाइम पे उतने हाई टाइड्स देखने को नहीं मिलते हैं. इन नीप टाइड्स टाइडल रेंजेस आर रिलेटिवली लो. मतलब कि नीप टाइड के केस में क्या होगा कि जो हाई टाइड होगा इट विल बी अ वेरी लो हाई टाइड, ठीक है, और जो लो टाइड होगा वो उतना डीप नहीं जाएगा, वो थोड़ा हायर लो टाइड होगा. समझे? इट विल बी अ स्लाइटली हायर लो टाइड. इसकी वजह से जो टाइडल रेंज है ये आपकी कम हो जाएगी. ये हमें मंथली फिनोमिनास देखने को मिलते हैं, जिसमें हम लोग स्प्रिंग टाइड मंथली बेस पे बोलते हैं और नीप टाइड हम लोग मंथली बेस पे बोलते हैं, और हाई टाइड लो टाइड हमें डेली बेसिस पे देखने को मिलते हैं, जिसको कि हम लोग डायरनल टाइडल साइकिल कह देते हैं. आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी. ये मंथली टाइडल साइकिल को, इसको एक बार इग्नोर कीजिए. ये हमने केवल मून के जो लोकेशंस हैं उसको शोकेस किया है, इसको इग्नोर कीजिए. ये फर्स्ट क्वार्टर, फुल मून, थर्ड क्वार्टर एंड न्यू मून, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये आपको यहां पर देखनी है कि किस तरीके से आपके मंथली टाइडल साइकिल को इन्फ्लुएंस कर रही हैं. आई होप आपको समझ आया होगा. आई नो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन हमने काफी सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है. बिफोर आई एंड द वीडियो, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइड्स आपको बता दूं दोस्तों, नेविगेशन में बड़ा रोल प्ले करते हैं. सो मान लीजिए कि कोई ऐसी जगह है जहां पर आप मान लीजिए जैसे आपका नॉर्मल टाइम चल रहा है, आप अपनी शिप को डॉक नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मान लीजिए हाई टाइड आ गया तो वहां पे आपकी शिप डॉक हो जाएगी. ठीक है, आपको मान लीजिए कि आपकी शिप को आप धक्का नहीं मार पा रहे हैं, तो लो टाइड आएगा तो वो आप शिप को साथ में ही लेकर चला जाएगा. तो ये वाटर लेवल को बढ़ा देते हैं, कम कर देते हैं. तो उस तरीके से आप बेसिकली अपनी शिप को मूवमेंट में आसानी होती है. फिशिंग के टाइम पे जब हाई टाइड होता है तो फिशिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत सारी फिशेज जो हैं वो शोर के नजदीक आ जाती हैं, तो मछुआरे उनको अच्छा खासा कैच मिल जाता है. डीसिल्टिंग लो टाइड के टाइम पे क्या होता है, वो जब पानी वापस जाता है तो सेडिमेंट्स और सिल्ट को भी वापस लेके चला जाता है, तो पोल्यूटेड वाटर जो है वो कोस्ट से दूर चला जाता है. और टाइडल जो ऊपर नीचे पानी हो रहा है, इससे कुछ कुछ इलाकों में तो बल्कि इलेक्ट्रिकल पावर भी जनरेट कर जाती है, जिसको हम लोग टाइडल एनर्जी के नाम से भी जान लेते हैं. भारत में भी कुछ कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं जहां पर आपको टाइडल एनर्जी का जो हार्नेसिंग है वो देखने को मिल रहा है. तो क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इनके बारे में इतनी डिटेल में जानकारी हासिल करते हैं, सो दैट हम लोग टाइड का जो साइकिल है इसको समझ सकें और अकॉर्डिंगली इन सभी चीजों को प्लान किया जा सके. तो टाइड्स केवल यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट आम आदमी के लिए भी है, बिकॉज ये काफी सारे इसके हमें यूजेस भी देखने को मिलते हैं. ऑन दैट नोट आई टेक योर लीव. जाने से पहले बताना चाहूंगा फिर से एक बार दोस्तों, अगर आपने एनरोल नहीं किया है, फिर से एक बार सोचिए कि हम लोग आपको किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, और सिमिलर तरीके से आपको इस बैच में पढ़ाया जाएगा, इतनी ही गहराई में, इतनी ही डिटेल में, सो दैट आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों में आपकी तैयारी को बूस्ट और सपोर्ट मिल सके. इसके अलावा हम लोग आपके लिए सीसैट बैच लेकर आए हैं, उसको भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं. इसके अलावा हम लोग आपके लिए टेस्ट सीरीज को भी लेकर आए हैं, उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं. प्लीज ध्यान कीजिए कि कुछ भी आपको परचेज करना है, प्लीज यूज द कूपन कोड ANI UPSC. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ.